गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान, उसके संसद के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें संसद में प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा में आपने सदस्यों की संख्या 200 पढ़ी थी और अनुच्छेद 149 के अनुसार। अब अगली जो चुनाव प्रणाली थी प्रतिनिधि सभा की, वो क्या थी कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक पुरुष मताधिकार प्राप्त करेंगे। स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 18 वर्ष की आयु के बाद में उनको प्रत्याशी, सीनेट के प्रत्याशी को बना सकते हैं। इसलिए इन्होंने अपना कार्यकाल 4 वर्ष का बताया प्रतिनिधि इसमें। और पिछली वीडियो में अपन ने प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ा था। अब आज जो है वो है संघीय संसद का संगठन यानी सीनेट। इसमें भी प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो इसमें सीनेट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक पूरे कैंटन को सीनेट में 2 प्रतिनिधि और प्रत्येक अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस तरह सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 46 बताई गई है। क्योंकि स्विट्जरलैंड में 26 कैंटन है तथा इनमें 3 कैंटन क्या है, राजनीतिक दृष्टि से विभाजित है। इनमें से प्रत्येक अर्ध कैंटन को सीनेट में 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है कि एक के प्रत्येक अर्ध कैंटन में से क्या भेजोगा, प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार प्रतिनिधि के संबंध में इसने अमेरिकी सीनेट का अनुकरण किया है। स्विट्जरलैंड संविधान में सीनेट के सदस्यों की चुनाव विधि को निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है, अपितु कैंटनों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि प्रत्येक कैंटन अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित प्रक्रिया, कार्यकाल एवं वेतन भत्ते आदि निश्चित करेंगे। प्रत्येक कैंटन अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन प्रक्रिया, कार्यकाल का वेतन भत्ता निश्चित करने में स्वतंत्र हैं और कुछ कैंटन सीनेट में अपने प्रतिनिधि जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर भेजते हैं। तो इस तरह है क्या है कि थोड़े अपने विधान मंडलों द्वारा चुनकर भेजने वाले, कुछ कैंटनों में जनसभाओं द्वारा तथा थोड़े विधानसभा द्वारा भेजने। योग्यता क्या बताई गई है सीनेट सदन में? जो मतलब योग्यता बताई गई है वो है प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की ये योग्यता है कि कैंटन के राज्य का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए, यानी कैंटन का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए। इसके लिए ये आवश्यक है कि वह उसे कैंटन का नागरिक हो। वेतन भत्ता क्या है इसमें? सीनेट के सदस्यों को वेतन और भत्ता उनकी कैंटन की सरकार द्वारा दिया जाता है। संविधान में लिखा है कि सीनेट के सदस्यों का भत्ता, वेतन आदि कैंटन से प्राप्त होगा। अलग अलग कैंटनों द्वारा सीनेट के सदस्यों को अलग अलग वेतन भत्ता दिया जाएगा। कार्यकाल क्या बताया गया है कि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं है। जैसे आपने प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल पढ़ा, वो 4 वर्ष बताया गया है, लेकिन आपने जो सीनेट के जो कार्यकाल की सदस्यों की संख्या है वो निश्चित नहीं बताई गई। इसका कार्यकाल कैंटनों की इच्छा पर निर्भर करता है। 14 कैंटनों के में सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, 8 कैंटनों में 3 वर्ष और शेष 3 कैंटनों में इनका कार्यकाल 1 वर्ष रखा गया है। यानी इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं बताया गया है। 2 कैंटनों में परिवर्तन की व्यवस्था की गई है। अधिवेशन किस कब बुलाया जाता है? सीनेट की प्रतिनिधि सभा की बैठक के साथ होती है। इसकी भी बैठकों में वर्ष भर में 4 बार मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होती है। गणपूर्ति के लिए किसको बैठाया जाता है? गणपूर्ति। सीनेट में गणपूर्ति के लिए 46 में से 24 सदस्यों की उपस्थिति किसकी आवश्यक है? सीनेट के सदस्यों द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। कोई भी दूसरी बार इस पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह प्रतिबंध भी है कि एक ही कैंटन के व्यक्ति एक ही वर्ष में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं हो सकते। अध्यक्ष की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के समान बताई गई है। सीनेट की भूमिका क्या रही है वहाँ पे? स्विट्जरलैंड सीनेट का निर्माण बहुमत के अत्याचार के विरुद्ध अल्पमत एवं कैंटनों की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए हुआ था। तो आपने जो ये पढ़ा है कि प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों की आपने रचना पढ़ी, योग्यता पढ़ी, वेतन भत्ता, कार्यकाल, अधिवेशन, गणपूर्ति। तो इस तरह ऐसे स्विट्जरलैंड में आपने अमेरिका की संविधान में भी सदन के बारे में पढ़ा था। उसमें अमेरिका में आपने जो पढ़ा प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो सदन बताया गया है वो कौन सा था? सीनेट बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आपने स्विट्जरलैंड में जो पढ़ा है प्रतिनिधि और सीनेट, इसमें दोनों को क्या माना है? समान रूप से उनको क्या दी गई है? शक्तियाँ दी गई है। संघीय संसद की शक्ति का कार्यकाल
कार्य क्या क्या है? विधायी शक्तियाँ। सबसे पहली जो शक्ति है वो है विधायी शक्तियाँ। स्वीय संघीय संसद का मूल कार्य कानून निर्माण है। सबसे जो पहला कार्य है संसद का विधायी शक्तियाँ, उसमें सबसे पहला जो है वो संघ का क्या है? मूल कार्य कानून का निर्माण है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं। सभी विषयों पर इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार कानून निर्माण के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश घोषित करती है, इस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। स्विट्जरलैंड के संसद की विधायी शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है कि इसे निम्नलिखित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है, जैसे राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में, करदाताओं के वर्ग के संबंध में तथा करों के उद्देश्य एवं निर्धारण के संबंध में, परिसंघ के दायित्व एवं सेवाओं के संबंध में, संघीय कानून को लागू करना और क्रियान्वित करने के प्रसंग में, कैंटनों के दायित्वों के निर्धारण हेतु। यानी जो आपने ये उल्लेख 164 में उल्लेख किया है, इसके अंदर आपको विधि बनाने का अधिकार बताया गया है। अगली जो शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति। संघीय संसद के अधिशासनिक कार्य भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है संघीय संसद संघीय सरकार के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, चांसलर, प्रधान, सेनापति का चुनाव करती है। अगली जो है वो है यह संघीय सेना पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, कार्यपालिका की जो शक्ति है बताई गई है वो यह संघीय प्रशासन पर सामान्य निगरानी रखती है। यह संघीय विभागों के सदस्यों, संघीय दूतावासों के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित करती है। यह युद्ध की घोषणा तथा शांति की स्थापना कर सकती है। दूसरे देशों के साथ की गई संधियों पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। कैंटनों जो संधियों विदेशों से करते हैं उनके बारे में संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। कैंटनों जो संधियों आपस में करते हैं उनके बारे में संघीय संसद का अनुमोदन। संघीय संसद के सदस्यों के सरकार के प्रशासन तथा नीति के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका उत्तर भी देना पड़ता है। अगली जो है शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। संघीय संसद को पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। यानी ये संघ की शक्ति बताई गई है कि स्विट्जरलैंड में संसद की संघ की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो बताई गई थी वो विधायी शक्तियाँ, दूसरी थी वो कार्यपालिका शक्तियाँ और अगली है वित्तीय शक्तियाँ। यानी संघीय संसद को पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। आय व्यय का वार्षिक बजट संघीय सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, उसे संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, परंतु कोई भी बजट तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकते जब तक संसद के दोनों सदन यानी प्रतिनिधि और सीनेट उसे पारित न कर दे। इस प्रकार देश के आय व्यय पर संघीय संसद का पर्याप्त नियंत्रण है। संसद को अधिकार है कि वह विभिन्न पदाधिकारियों का वेतनमान निश्चित करे, राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न पदों पर धन व्यय करने के लिए विशेष अनुदान दे, प्रशासन पर होने वाले व्यय पर निगरानी रखें। संघीय संसद ही संघीय सरकार को ऋण लेने का अधिकार प्रदान करने के लिए आज्ञापित करती है, यानी अधिकार देती है। न्यायिक शक्तियां सन 1874 के वैधानिक संशोधन द्वारा संघीय सभा की न्यायिक शक्तियों में पर्याप्त कमी कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनका काफ़ी महत्व है। प्रमुख न्यायिक शक्तियां हैं कौन सी हैं? सबसे पहली है ये न्याय प्रशासन का निरीक्षण करती हैं, यह विद्रोहियों को आम माफी प्रदान करती हैं, यह जनता की याचिकाओं पर निर्णय देती है, यह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती हैं। यदि विभिन्न संघीय पदाधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर कोई मतभेद खड़े हो तो उनका निर्माण भी संघीय संसद द्वारा ही करती है। संविधान में संशोधन, अगली जो शक्ति है वो संविधान में संशोधन। स्विट्जरलैंड संविधान में संशोधन तभी किया जा सकता है जबकि इस हेतु संघीय संसद में दोनों सदन का एक प्रस्ताव पास करें और उसका अनुसमर्थन मतदाताओं और कैंटनों के बहुमत के द्वारा
करें। तो आपने जो ये पढ़ा है ये संघीय संसद की शक्तियाँ और कार्य। सबसे पहली जो शक्ति थी वो थी विधायिनी शक्ति, अगली शक्ति थी कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियाँ और संवैधानिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। यानी विभिन्न प्रकार की जो संघ को शक्तियाँ दी गई हैं, ये शक्ति आपने पढ़ी है।